आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ यह संस्थान द आरडी एक्सप्रेस आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 36 नंबर प्रैक्टिस देखने वाले हैं। अगर आप पहले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज अपलोड हैं। देखिए, यह प्रीवियस ईयर पर आधारित ही प्रश्न होंगे और बहुत जल्दी हम लोग 25 प्रश्नों को कर लेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए इस संस्थान से जुड़कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल कर दबा लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी हमेशा अच्छी हो। आपके साथ हम हमेशा हैं। चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मृग के समान आँखों वाली क्या कहलाती है। थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, ऑप्शन है मीन केतु, मीनाक्षी, मृगनयनी या मृगांक। तो देखिए, मृग के समान आँखों वाली मृगनयनी कहलाती है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। कह रहा है कि समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है। ऑप्शन देखिएगा आप, बरवानल, दवानल, जठरानल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरवानल। अगर बोलेगा जंगल की आग, कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है, तो आपको करना है दवानल। अगर बोलता है पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है, क्या करना है, जठरानल। तो एक प्रश्न से 3 बात क्लियर हो गया कि समुद्र में लगने वाली आग बरवानल कहलाती है, जंगल में लगने वाली आग दवानल कहलाती है और पेट में लगने वाली आग जठरानल कहलाती है। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं और हमसे जातिवाचक संज्ञा पहचानने को कह रहा है। आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है रामायण, जोधपुर, बालक या महेश। तो देखिए, रामायण किसी खास पुस्तक का नाम है, जोधपुर किसी खास जगह का नाम है, महेश किसी खास व्यक्ति का नाम है। तो ये तीनों के तीनों न व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। एक बच गया बालक, इससे पूरे बालक जाति का बोध रहा है। सही आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। कह रहा है कि उड़ना शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। आप ऑप्शन देखिए। चलिए, ऑप्शन है उड़ान, उड़ाई, उड़पन या उड़ाव। तो इसका सहज उत्तर है उड़ना क्या हो जाएगा, उड़ान। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि जो तुम है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो आप जानते हैं कि तुम क्या है, सर्वनाम है। वो भी पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संस्कृति का हमसे विशेषण पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए आप, संस्कार, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या विकृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2, सांस्कृतिक हो जाएगा, क्योंकि इक प्रत्यय लगने से ना उसका शुरू वाला दीर्घ हो जाता है, इसलिए सांस्कृतिक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। कह रहा है कि वह स्नान करके पढ़ने चला गया, इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, मैं कई वीडियो के मदद से बता चुका हूँ कि जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें कर जुटा होता है ना। ठीक है ना, यहाँ पे है ना कि स्नान करके, तो मतलब साफ है पूर्वकालिक होगा। ऐसे भी पहचान है कि जब एक क्रिया समाप्त हो जाए उसके बाद कोई शुरू हो, मतलब वह पहले स्नान किया उसके बाद पढ़ने गया ना, इसलिए पूर्वकालिक हो जाएगा। अगर प्रेरणार्थक की बात है तो क्या होता है कि जब कोई कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और दूसरे को प्रेरित करता है, जैसे राम ने श्याम से लिखवाया, उस प्रकार से प्रेरणार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, राधा आई, इसमें कौन सी क्रिया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो उसको बोलते हैं सामान्य क्रिया, केवल आई है बस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। हमें विद्वान का स्त्रीलिंग रूप खोजना है। ऑप्शन देखिए आप, विद्वात्री, विदुषी, विद्वानी या विद्वत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विदुषी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हमें सूर्य का स्त्रीलिंग रूप बताना है। आप ऑप्शन देखिएगा, सूर्या, सूरी, सूर्यानी, सुरभि। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सूर्यानी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। राम के 3 लड़के हैं, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन देखिए, संप्रदान, संबंध, अपादान या करण। तो देखिए, इसमें बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे न राम और उनके 3 लड़कों का संबंध के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 12 की तरफ और आप उम्मीद है प्रश्न को देख रहे होंगे। हमसे कह रहा है कि जो अरे है, हे है और अजी है वह किस कारक की विभक्ति होती है। तो जो भी हे हो, अरे हो और अजी हो, वे सारे होते हैं संबोधन कारक है। ठीक है ना, तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। कह रहा है कि अशोक काम नहीं करता है, यह कैसा वाक्य है। आप देख सकते हो ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि जिस वाक्य में नहीं आ जाएगा ना,
वह निषेध वाली बात होता है, मना करने के बाद होता है, ठीक है ना। तो आपको उसको निगेटिव भाव में लेना है और निषेधवाचक वाक्य का टिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं और काल से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। कह रहा कि पूर्ण व भूतकाल का उदाहरण से पूछना है। देखिए सबसे आप ऑप्शन देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि भूतकाल में था तिथि लगा होता है ना, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, राधा घर गई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा और हमें नेति का सही संधि विच्छेद खोजना है। ऑप्शन आप देख लीजिए तो ठीक है, बाकी इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, न जोड़ इति, ठीक है, नेति। बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो इसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है और हमसे समास से प्रश्न किया है कि मनोहर में कौन सा समास है। देखिए मन को हरने वाला, ठीक है, तो जहाँ भी का को होता है ना तो उसको हम लोग तत्पुरुष से रिलेट करते हैं। सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 है, गंगा यमुना में कौन सा समास है। तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ और आप भी जानते होंगे कि जिन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्हा जाएगा ना हाइफन, तो बस आपको कर देना है द्वंद्व समास। सही आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के साथ, अधिष्ठान में हमसे उपसर्ग पूछ रहा है। देखिए भैया जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के न पहले लगता है, तो तुरेंगे न अधिष्ठान क्या हो जाएगा, अधि, अधिष्ठान, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा अधि। बाकी अगर आपको लगता है तो इसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ और हमसे देखिए क्या प्रश्न कर रहा है 19 नंबर, कह रहा है कि जो संगीन है उसमें हमें प्रत्यय खोजना है। तो बात वही है कि जो उपसर्ग होता है पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, तो बड़ा आसान है, समजुर गीन, इन हो जाएगा, सॉरी इन। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, हमें स्तुति का विलोम खोजना है। तो देखिए स्तुति मतलब किसी की बड़ाई करना, ठीक है, तो सही आंसर निंदा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, आदान का विलोम क्या होगा। तो आप एक सेंस में पढ़ते होंगे आदान प्रदान, तो सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, मार्तंड का हमें प्राची शब्द बताना है। तो आपको पता हो जाए कि जो सूर्य होता है उसी का प्राची शब्द मार्तंड है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 के साथ, पुष्कर का प्राची शब्द क्या होता है। आपको भी पता है कि पुष्कर न हमेशा तालाब के सेंस में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं और हमसे कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द खोजना है, हमें रचयिता लिखना है। तो जो रचयिता होता है वह इस रूप में लिखा जाता है, तो बस आप खोज लीजिए, आपका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, और अपनी हिंदी की तैयारी अच्छी करने के लिए आप हमसे जुड़ कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, ऑप्शन देख लीजिएगा और सही आंसर इसका ऑप्शन 2 कार्य होना होगा। देखिए इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाए हैं जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे। तो बस ऐसे ही प्रश्नों करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।